स्टूडेंट, इस वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर में अभिगमनांक के बारे में डिस्कस करेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि जो विद्युत अपघट्य की कंडक्टिविटी होती है वो उस विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयनों की संख्या, उनके चार्ज तथा उनकी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। चूँकि जो इलेक्ट्रिक करंट है विद्युत अपघट्य में वो उसमें उपस्थित आयन जो धनायन और ऋणायन होते हैं उनके द्वारा लाई जाती है। अगर चूँकि समान विवरण प्रवणता पर भी धनायन व ऋणायन की भिन्न भिन्न गति होती है, अतः जो विद्युत धारा लाई जाती है धनायनों व ऋणायनों के द्वारा वो भी डिफरेंट होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी विशेष आयन द्वारा लाई गई विद्युत धारा उस आयन की गति के समानुपाती होती है तथा जो संपूर्ण मात्रा है विद्युत धारा की वो उसमें उपस्थित दोनों आयनों धनायनों व ऋणायनों की गतियों के जोड़ के समानुपाती होती है। अतः संपूर्ण विद्युत धारा का वह अंश जो किसी भी आयन, वो धनायन भी हो सकता है या ऋणायन भी हो सकता है, उसके द्वारा लाया जाता है उसे उस आयन का क्या कहते हैं, गमनांक कहते हैं। जैसे यदि धनायन की गति u है तथा ऋणायन की गति v है, तो गति v है तो विद्युत अपघटन में जो प्रभावित धारा होगी वह दोनों की गतियों के जोड़ अर्थात u प्लस v के समानुपाती होगी। अर्थात इसे हम इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि धनायन द्वारा ले जाएगी विद्युत धारा समानुपाती होगी धनायन की गति u के तथा ऋणायन द्वारा ले जाएगी विद्युत धारा समानुपाती होगी ऋणायन की गति v के। अतः दोनों आयनों के द्वारा ले जाई गई संपूर्ण विद्युत धारा समानुपाती होगी u प्लस v के। अतः कुल विद्युत धारा का वह अंश जो धनायन के द्वारा ले जाया जाता है वो होगा u प्लस v, जिसे हम उस धनायन का अभिगमनांक कहते हैं। इसी प्रकार ऋणायन के द्वारा ले जाए गए अंश क्या होगा, v प्लस v। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये धनायन का अभिगमनांक होगा जिसे हम NC से रिप्रेजेंट करते हैं और NC बराबर होगा u प्लस v। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि लेमडा c प्लस लेमडा a, जहाँ लेमडा c धनायन की तुल्यांकी चालकता तथा लेमडा a ऋणायन की तुल्यांकी चालकता है तथा लेमडा c प्लस लेमडा e बराबर लेमडा इन्फिनिटी, तो NC बराबर हो जाएगा लेमडा c लेमडा इन्फिनिटी। प्रकार क्या होगा, ऋणायन का अभिगमनांक होगा जिसे Na से रिप्रेजेंट किया गया है और Na बराबर होगा v प्लस v। इसे हम लिख सकते हैं लेमडा a लेमडा c प्लस लेमडा a, या इसे लिखेंगे Na बराबर लेमडा a लेमडा इन्फिनिटी। अब समीकरण 1 व 2 से धनायन का अभिगमनांक प्लस ऋणायन का अभिगमनांक बराबर NC प्लस Na बराबर u प्लस v प्लस Na बराबर v प्लस v रखने पर यहाँ से NC प्लस Na बराबर 1 प्राप्त होता है। अतः इससे स्पष्ट है कि धनायन तथा ऋणायन अर्थात विद्युत अपघटन में उपस्थित आयनों का अभिगमनांक का कुल योग 1 के बराबर होता है। यदि हम NC/Na ज्ञात करेंगे तो वहाँ से हमें u/v बराबर लेमडा c लेमडा a प्राप्त होगा। चूँकि विद्युत अपघटन में चूँकि हमें धनायन व ऋणायन की गति ज्ञात है अर्थात u और v का मान ज्ञात है, और यदि किसी एक आयन का अभिगमनांक ज्ञात हो अर्थात यदि धनायन का ज्ञात हो तो हम इस फॉर्मूले से ऋणायन का अभिगमनांक ज्ञात कर सकते हैं, और यदि ऋणायन का ज्ञात हो तो हम धनायन का अभिगमनांक ज्ञात कर सकते हैं।
इसी में नेक्स्ट है कि जैसे ही हम किसी विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो धनायनों तथा ऋणायनों के तुल्यांकी मात्राओं के मुक्त होने पर इलेक्ट्रोडों के निकट विलयन की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो भी डिफरेंट होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए यह डायग्राम दिया गया है। इसमें क्या है कि इसमें एक विद्युत अपघटनी सेल लिया गया है जिसको काल्पनिक सरंध्र, ये काल्पनिक सरंध्र है जिसके द्वारा इसको 3 कंपार्टमेंट बना दिए गए हैं। और ये जो कक्ष हैं जिनके द्वारा इनका विभाजन किया गया है, जिसे AB तथा CD से रिप्रेजेंट किया गया है, ये कक्ष यहाँ से विभाजित होते हैं जिनमें से होकर आयन निकलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बाह्य कक्ष हैं, ये जो बाह्य कक्ष हैं इसमें इलेक्ट्रोड को रखा जाता है। जिस कक्ष में एनोड को रखते हैं उसे एनोड कक्ष, एनोड कंपार्टमेंट कहते हैं, और जिसमें कैथोड को रखते हैं उसे कैथोड कंपार्टमेंट कहते हैं। इसमें क्या है, जो बीच वाली कक्ष है उसको हम सेंट्रल कंपार्टमेंट कहते हैं। मानते हैं कि इस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने से पहले जो ये अपोजिट आवेश वाले आयन हैं उनके 13 युग्म हैं। जैसे एनोड कंपार्टमेंट में 4 हो गए, सेंट्रल कंपार्टमेंट में 5 हो गए और कैथोड कंपार्टमेंट में 5 हो गए। अब क्या होता है कि जैसे ही हम इस पर विभव लगाते हैं, विभव लगाने पर जो धनायन होते हैं वो कैथोड की ओर तथा जो ऋणायन होते हैं वो एनोड की ओर गमन करते हैं। अब चूँकि धनायन और ऋणायन की विभिन्न डिफरेंट चाल होने के कारण निम्नलिखित परिस्थितियों पर हम डिस्कस करते हैं। स्थिति फर्स्ट में तो क्या है कि इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक विभव नहीं लगाया गया है, और स्थिति सेकंड, थर्ड और फोर्थ में इस पर विभव लगाया गया है। तो फर्स्ट है कि केवल ऋणायन ही अभिगमन करते हैं और धनायन अप्रभावित रहते हैं, अचल रहते हैं। तो इसमें क्या है कि जो सेकंड स्थिति है उस स्थिति में क्या है कि इसमें यहाँ से देखो कि यहाँ से 2 ऋणायन गति करके एनोड कंपार्टमेंट में पहुँच गए हैं, अर्थात ये 2 ऋणायन गति करके डायफ्राम CD और मध्य कक्ष को पार करके एनोड में पहुँच जाते हैं। तथा तो इसमें हम देखते हैं कि जो कैथोड कंपार्टमेंट में ही परिवर्तन होता है, एनोड कंपार्टमेंट तथा सेंट्रल कंपार्टमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ऋणायन गतिशील है तथा धनायन क्या है, अचल है। तथा कैथोड कक्ष में है वो विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी आती है। इसमें पहले जो 4 परमाणु थे या अणु थे वो घटकर 2 ही मॉलिक्यूल रह जाते हैं। इसी प्रकार स्थिति थर्ड है। स्थिति थर्ड में क्या है, धनायन और ऋणायन दोनों समान गति से चलते हैं। तो इसे माना कि 2 धनायन जो कि एनोड कंपार्टमेंट में हैं वो कैथोड की ओर चलते हैं, और उसी टाइम में क्या है 2 ऋणायन जो कि एनोड कंपार्टमेंट की ओर चलते हैं। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है कि जो एनोड कंपार्टमेंट है उसमें से 2 धनायनों की कमी हो जाती है तथा कैथोड कंपार्टमेंट में 2 ऋणायनों की कमी हो जाती है, लेकिन मध्य कक्ष में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तथा जो दोनों कक्ष हैं एनोड कंपार्टमेंट और कैथोड कंपार्टमेंट उनका सांद्रण भी समान सीमा तक ही कम होता है, क्योंकि इसमें समान संख्या में आयन इलेक्ट्रोडों पर विसर्जित होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है फोर्थ। इस कंडीशन में क्या है कि जब धनायन और ऋणायन विभिन्न गतियों से चलते हैं, इसने माना कि धनायन है वो ऋणायन की गति से दुगनी गति से चलता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक ऋणायन जैसे ही कैथोड से एनोड की ओर पहुंचता है उसी समय 2 धनायन एनोड से कैथोड की ओर पहुंचते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा
कैथोड कक्ष में 3 अयुग्मित धनायन होंगे तथा एनोड कक्ष में भी 3 अयुग्मित ऋणायन उपस्थित होंगे। अर्थात इसमें दर्शाया गया है कि यहाँ पर ये 3 अयुग्मित धनायन हैं तथा यहाँ पर ये 3 अयुग्मित ऋणायन हैं। अर्थात इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में भी समान संख्या में ही आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों पर क्या होंगे, डिपॉजिट होते हैं। तथा इसमें भी देखते हैं कि इस समय भी जो सेंट्रल डिपार्टमेंट है उसके विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तथा जो विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी है वो एनोड में 2 कमी हो जाती है तथा कैथोड कक्ष में 1 परमाणु की कमी हो जाती है। अर्थात इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर एक ऋणायन और आगे, यहाँ पर 2 धनायन और आगे। तो इससे क्या स्पष्ट है कि जो कैथोड कंपार्टमेंट है उसमें 1 अणु की कमी हुई है तथा जो एनोड कंपार्टमेंट है उसमें 2 अणुओं की कमी हुई है। तो इन सभी डिस्कशन से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इससे क्या है कि हमने तीनों कंडीशन देखी तो हर कंडीशन में मध्य कक्ष में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेकंड, ये पता लगा कि जो आयंस हैं वो हमेशा इलेक्ट्रोडों पर तुल्यांकी मात्रा में ही डिपॉजिट होते हैं, चाहे उनकी गति कुछ भी हो। थर्ड ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोड कक्ष में सांद्रण में होने वाली कमी उससे दूर विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ चलने वाले आयन के समानुपाती, आयन की गति के समानुपाती होती है। अर्थात जो एनोड के चारों ओर होने वाली सांद्रता में कमी है वो तो धनायन की गति के तथा कैथोड के चारों ओर होने वाली सांद्रता में कमी वो ऋणायन की गति के समानुपाती होगी। तो इस फोर्थ कंपार्टमेंट में हमने देखा कि इसमें जो धनायन है वो ऋणायन की गति से दुगनी गति से चलते हैं। अतः इसमें एनोड कंपार्टमेंट में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी 2 अणुओं की हुई, जबकि कैथोड कंपार्टमेंट में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी 1 अणु की हुई। अतः एनोड के चारों ओर सांद्रण में कमी अपॉन कैथोड के चारों ओर सांद्रण में कमी बराबर धनायन की गति अपॉन ऋणायन की गति होगी। नेक्स्ट निष्कर्ष ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो मात्रा डिपॉजिट होती है, मुक्त होती है, उस पदार्थ की मुक्त हुई मात्रा दोनों इलेक्ट्रोडों के चारों ओर उपस्थित जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी सांद्रता में होने वाली कमियों के जोड़ के बराबर होती है। इस प्रकार इस डायग्राम के माध्यम से हमने ये निष्कर्ष निकाले हैं।